मित्रों नमस्कार। हम अपनी प्रिय पुस्तक दौलत के नियम के अंतर्गत भाग नंबर 21 में नियम नंबर 75 तक पहुँचे थे। अब मित्रों आ जाइए नियम नंबर 76 में, जिसका भाग नंबर है 22 और मोटी हेडिंग है टैक्स अधिकारी से एक कदम आगे चलें। आपको कभी टैक्स की चोरी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जेल पहुंच जाएंगे और ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, मैं टैक्स अधिकारियों की वकालत नहीं कर रहा हूं। टैक्स की चोरी करने और बचाने समझदारी में फ़र्क होता है। आप टैक्स अधिकारी को सिर्फ उतना ही पैसा दें जितना अनिवार्य है। अनावश्यक टैक्स देने और जानबूझकर टैक्स की चोरी करने के बीच एक विभाजक रेखा होती है। उस रेखा के आगे न जाएं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत से अच्छे विशेषज्ञ इस मामले में आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, टैक्स से बचने की ज़रूरत भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि यह चोरी करना नहीं है और इसकी फीस भी तगड़ी होती है। स्पष्ट रूप से एक मोड़ आता है जहां आप अपने टैक्स संबंधी मामले विशेषज्ञों को सौंपने के लिए विवश हो जाते हैं। ये विशेषज्ञ आपके पर्स का एक हाथ और पैर तोड़ देते हैं ताकि टैक्स वसूल करने वालों को बचे हुए हाथ पैर काटने से रोका जा सके। जब आप समृद्धि की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो टैक्स मुद्दे ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। बहरहाल बचने के सभी तरह के विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन याद रहे, जितनी तेज़ी से आप और आपके महंगे विशेषज्ञ टैक्स बचाने के तरीके खोज रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से टैक्स अधिकारी लूप होल्स बंद कर रहे हैं, नियम कायदे बदल रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। यह शतरंज के खेल जैसा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यह ज़्यादा रोमांचक और महंगा है। मैं आपको कोई विशिष्ट सलाह नहीं देने जा रहा हूं, क्योंकि टैक्स कानून बहुत जल्दी बदलते हैं। इसके अलावा मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई मुझ पर दावा ठोंके। बहरहाल आपको अपने दिमाग में से ये बातें बैठा लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लिमिटेड कंपनी स्थापित करने पर विचार करें। इस पर कम टैक्स लगता है और आपको ढेर सारे विकल्प मिल सकते हैं जो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में नहीं मिलते हैं। मैं यह नहीं मान रहा हूं कि आप कुछ पैसे बना रहे हैं। अगर नहीं बना रहे हैं तो जाहिर है कि टैक्स बचाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि टैक्स देना ही नहीं है। यह भी ध्यान रखें कि कोई भी कंपनीज हाउस से आपकी कंपनी का रिकॉर्ड निकलवा सकता है, इसलिए खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाने से आप पकड़ में आ सकते हैं। अगला पॉइंट, हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी छूटों का पूरा इस्तेमाल करें। उनका इस्तेमाल करें, वरना आप उन्हें गंवा देंगे। अगला पॉइंट, निवेश खरीदने से पहले हमेशा विचार करें कि क्या उस पर टैक्स में छूट मिलती है। अगला पॉइंट, टैक्स हेवन के वरिष्ठ नागरिक बन जाएं, लेकिन जल्दी करें क्योंकि उन्हें तेज़ी से बंद किया जा रहा है। अपने खुद के पेंशन फंड में भारी निवेश करें। यह टैक्स रहित है या उतना टैक्स रहित है जितनी आजकल कोई चीज़ मिल सकती है। अगला पॉइंट, टैक्स के मामले में खाना बदोश बन जाएं और दुनिया भर में घूमते रहें, लेकिन कहीं टैक्स न चुकाएं। ध्यान रखें कि इंग्लैंड में टैक्स तब देना पड़ेगा जब आमदनी या कैपिटल गेन इंग्लैंड के बैंक खाते में आता है। कई अन्य परिस्थितियां होती हैं जब विदेश में रहने के बावजूद आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। ये नागरिकता, सामान्य नागरिकता और मूल निवासी होने पर निर्भर करता है। और जाहिर है, ऐसे निवेश बढ़ा दें जिन पर टैक्स न देना पड़े। अच्छी सलाह लें और अच्छी सलाह की कीमत चुकाने के इच्छुक रहें। नियम नंबर 76 दोस्तों यहीं पर पूरा होता है। टैक्स से संबंधित बहुत बढ़िया नॉलेज दिया गया था। अब आ जाइए नियम नंबर 77 में, जिसकी मोटी हेडिंग है सीखें कि अपनी संपत्तियों से अपने लिए काम कैसे करवाएं। पहली बात, क्या आप जानते हैं कि आपके पास कौन सी संपत्तियां हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपनी दीर्घकालीन संपत्तियों, फिक्स्ड एसेट्स और अल्पकालीन संपत्तियों, करंट एसेट्स, दोनों को शामिल कर लें। फिक्स्ड एसेट्स वे होते हैं जिन्हें नकद में बदलने में समय लगता है, और करंट एसेट्स वे होते हैं
जिन्हें आसानी से नकद में बदला जा सकता है। क्या आपने उनकी सूची बना ली है? अगर नहीं तो इसी समय बना लें, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। लौट कर आ जाएं। सूची बना ली? मुझे उम्मीद है कि इसमें इनमें से कुछ चीज़ें होंगी। पॉइंट वाइज, मकान, ज़मीन, गाड़ियाँ, पेंशन फंड, नकद, गुडविल, पेंटिंग, एंटीक आइटम आदि, निवेश, दूसरों को उधार दिया धन, फर्नीचर और अन्य साधन, पेटेंट, स्टॉक और बॉन्ड, बौद्धिक संपदा। अगर आपके पास कंपनी है तो आप इसमें इस तरह की चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं। तैयार माल, जो काम चल रहा है, कच्चा माल, फैक्ट्री और मशीनें, औजार, ट्रेडमार्क, मेलिंग लिस्ट। जब आप इसे सूची के रूप में लिखेंगे तो आपको संपत्तियों से अधिक पैसे बनाने की अनंत संभावनाएं दिखने लगेंगी। मेरी व्यक्तिगत सलाह पर, किसी भी संपत्ति को निष्क्रिय न रहने दें। अगर आपके पास मकान हो तो उसे किराए पर उठा दें। मेरा मतलब सिर्फ रहने के लिए देने से नहीं है। जहां लोगों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं है, वहां कुछ लोगों ने गैरेज या थोड़ी सी ज़मीन किराए पर दे दी है। लीक से हटकर सोचें और किसी चीज़ को कम ना आंकें। कोई संपत्ति तब तक अच्छी नहीं है जब तक वह आपके लिए काम न कर रही हो। अगर इसका मूल्य बढ़ रहा हो तभी यह मूल्यवान है। कभी भी नकद को निठल्ला न रहने दें, इससे यह बोर हो जाता है और आपसे दूर चला जाता है। इससे काम करवाएं। व्यवसाय संबंधी सलाह यह है, बने हुए सामान और कच्चे माल को न्यूनतम रखें। इन चीज़ों की अधिकता का मतलब कम फायदा है। डेप्रिसिएशन एक गंदा शब्द है। इसका कम से कम इस्तेमाल करें और खुद पर लागू न करें। अगर आप अपनी मशीनों को डेप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं तो अपनी नेटवर्थ के बारे में खुद को मूर्ख बना रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के मालिक हैं तो उस पर कर्ज ले लें ताकि आप अधिक खरीद सकें, और फिर उस पर भी कर्ज ले लें ताकि और तेज़ी से विस्तार हो सके। सभी कंपनियां या तो विस्तार करती हैं या सिकुड़ती हैं। वे पेड़ों की तरह हैं जो या तो फलते फूलते हैं और बढ़ते हैं या फिर कुम्भलाते और मरते हैं। विकल्प चुनना आपके हाथ में है। मैं जानता हूँ, मैंने पहले कहा था कि उधार न लें, लेकिन आप संपत्तियों पर उधार ले सकते हैं। व्यक्तिगत खर्च के लिए कभी उधार न लें। किसी मशीन या उपकरण का सुरक्षित अवधि से आगे प्रयोग करना झूठी मितव्ययिता है। इसके कानूनी परिणाम घातक हो सकते हैं। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा उधार न दें। कर्ज में दिया गया धन बर्बाद होता है। जिन्हें कर्ज दिया हो उनके पीछे पड़े रहें। नियम नंबर 77 यहीं पर पूरा होता है मित्रों। अब आ जाइए नियम नंबर 78 में, जिसकी मोटी हेडिंग है, कभी यह यकीन न करें कि आपका मूल्य आपके वेतन जितना ही है। वे लोग हमेशा अपनी कीमत कम आंकते हैं जो मानते हैं कि उनका मूल्य उतना ही है जितना उन्हें वेतन मिल रहा है। बड़ी कंपनियां यह चाहती हैं कि उनके कर्मचारी अपने मूल्य पर सवाल न उठाएं। अपने मामले में ऐसा न होने दें। यहाँ पर कुछ बिंदु बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक सच्चाई जान लें, जो कर्मचारी अक्सर अपनी नौकरियां बदलते हैं उनका वेतन हर बार बढ़ता है और कुछ समय बाद वे उन कर्मचारियों से बहुत ज़्यादा कमाने लगते हैं जो उसी कंपनी में बने रहते हैं, शायद बहुत अच्छे कारणों से, जैसे खुश रहना। अगर आप एक ही कंपनी में ज़िंदगी भर नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा मांगना सीखना होगा और यह दिखाना होगा कि आप संगठन को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं, ताकि अधिक वेतन की मांग को तार्किक साबित किया जा सके। दूसरी बात, कोई भी कंपनी किसी चीज़ के लिए तब तक ज़्यादा पैसे नहीं देने वाली है जब तक कि मजबूरी न हो। आपको प्रोएक्टिव बनने, ज़्यादा वेतन मांगने को
मांगने और यह दिखाने की ज़रूरत है कि आपका मूल्य ज़्यादा है। बहरहाल इसके लिए आपको कर्म करना होगा और सक्रिय बनना होगा। पहचाने जाने का इंतज़ार न करें। अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं तब भी यही सिद्धांत लागू होता है। कोई भी अचानक आपके सामने यह प्रस्ताव नहीं रखेगा कि वह आपके काम के लिए आपको ज़्यादा पैसे दे देगा। आपको प्रोएक्टिव बनने और यह दिखाने की ज़रूरत है कि आपका मूल्य ज़्यादा है। तीसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि आपका मूल्य ज़्यादा है तो इससे आप बेचैन, महत्वाकांक्षी, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक बन जाते हैं। अगर आप दिए जा रहे वेतन को स्वीकार कर लेते हैं और उस पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं तो आपको संतुष्टि का एहसास तो होता है, लेकिन आपको महत्व नहीं मिलता है। यह पुस्तक आपकी तनख्वाह बढ़वाने के बारे में नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ सलाह दी जा रही है। पॉइंट नंबर 1, कभी भी यह स्वीकार न करें कि आपका मूल्य उतना ही है जितना वेतन आपको मिल रहा हो। यह हमेशा शुरुआती बिंदु होता है। सही समय चुनकर वेतन बढ़ाने की बात करें। अगला पॉइंट, इस बारे में बहुत स्पष्ट रहें कि आपके हिसाब से आपका मूल्य क्या है और क्यों। अगर आपने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है, ज़्यादा हासिल किया है, ज़्यादा उत्पन्न किया है, बेहतर परिणाम पाए हैं, तो आपको ऐसा कहने और भुगतान मांगने का हक है। अगला पॉइंट, सिर्फ पैसे के लिए सौदा न करें। हमेशा कार, पेंशन, छुट्टियां मनाने के अधिकार, जिम्मेदारी, काम के माहौल और स्टाफ चाहे आप जो मांगते हो मांग लें। अगला पॉइंट, अगर आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाए तो हमेशा पता लगाएं कि ऐसा क्यों किया गया और आप ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि आपको मांगी हुई चीज़ मिल जाए। अगला पॉइंट, पिछले बिंदु में जो गलत या उसे सही करने के बाद फिर से लौटें। अगला पॉइंट, हर समय शांत रहें। अगला पॉइंट, कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से न करें। आप अनूठे हैं और आपकी कोई तुलना नहीं है। अगला पॉइंट, कभी नौकरी छोड़ने की धमकी न दें। अगर आपको मनचाही चीज़ नहीं मिलती है तो नौकरी भले ही छोड़ दें, लेकिन कोई नाटक या धमकी या दबंगता नहीं होनी चाहिए। वे आपके नाटक को ताड़ सकते हैं और अगर वे झुक भी गए तो वे बाद में कभी आपका सम्मान नहीं करेंगे। अगर आपके अधिकारी कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिल सकता, तो यह पता लगाएं कि उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर उस काम को कर दें और लौटें। अब वे मना कर ही नहीं सकते हैं ना। ज़्यादा पैसा या कोई और चीज़ हासिल करना सौदेबाजी का मामला है। जो लोग अच्छे सौदेबाज होते हैं उन्हें ज़्यादा मिलता है। यह उतना ही आसान है। अपनी मोल तोल की कला को निखारें। इसके बावजूद अगर आपको मनचाही चीज़ नहीं मिलती है तो आहें न भरें। ज़्यादा मेहनत करें और दोबारा लौटकर जाएं। मित्रों, नियम नंबर 78 यहीं पर पूरा होता है और हम भाग नंबर 22 को भी यहीं पर पूरा करते हैं। अब भाग नंबर 23 में नियम नंबर 79 की बात की जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।